हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम पैटर्न नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी जेट पेपर 2 में हम लोग इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं। पेपर 2 में जिस किसी का हिस्ट्री है, एग्जाम पैटर्न नंबर 1 पे उसकी क्लासेस चल रही है। तो आपको पता होगा, अगर आप लगातार हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, अभी हम लोग मिडाइवल एज में आ चुके हैं। एंशिएंट हमारा खत्म हो गया है और मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे हैं। वहां पे गुलाम वंश पर हम लोग एंट्री कर चुके हैं और गुलाम वंश में अभी हम लोग स्टार्ट किए हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने आराम शाह को पढ़ा, आराम शाह के बाद हमने इल्तुतमिश को पढ़ा, इल्तुतमिश के बाद हमने रजिया सुल्तान को पढ़ा, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह को पढ़ा और बहराम शाह के बाद मसूद शाह को पढ़ा और मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ा। और अब हम लोग आ गए हैं बलबन पर। और गुलाम वंश का यह कह सकते हैं कि अंतिम महान शासक, ये बोल सकते हैं अंतिम महान शासक। और अगर पूरा गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक भी उपाधि दें तो हम लोग बलबन को मानते हैं। इल्तुतमिश था, लेकिन इनका जो कार्य करने का तरीका था कठोर, जिसको देखिए यहाँ पे लोहे और खून की नीति, लोह और रक्त का सिद्धांत है ना, बिल्कुल कठोर शासन प्रणाली थी इनकी। इनका वेशभूषा भी दरबार में, अभी हम लोग आगे देखेंगे, बिल्कुल कभी भी हंसते बोलते नहीं थे। किसी आप इस प्रकार लोगों को देखते हो जो कभी हंसता नहीं होगा ना, दरबार में हंसने की मनाही थी। आप मजाक जोली मूड में नहीं रह सकते, हमेशा आपको सीरियस, हमेशा सीरियस। इस शासक के बारे में इतना जान लीजिए, जब इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती युद्ध में मंगोलों के खिलाफ, तो एक आंसू भी नहीं बहाता है। लोगों के नजर में अपने आप को बहुत कठोर चट्टान हिम्मत वाला दिखाना चाहता था। इसका ये इस प्रकार की प्रवृत्ति के शासक थे। लेकिन कहा जाता अंत में रूम में घुसकर बेटे के विरोध में वो रोए थे, ठीक है। लेकिन लोगों के सामने अपने आप को कभी भी इसने कमजोर दिखाया नहीं। कमजोर कोई देख नहीं सकता कि कभी हमने बलबन को नाराज देखा, बलबन को कभी हम मायूस देखे, इस प्रकार का चेहरा किसी ने इसका नहीं देखा। तो उस शासक के बारे में जानेंगे जिस शासक ने लोहे और रक्त की नीति के माध्यम से जो आपका दिल्ली सल्तनत था उसके सभी सीमाओं को सुरक्षित किया और एक मजबूत शासन तंत्र की नींव डाली। और सरदारों का जो ग्रुप था, 40 सरदारों का चालीसा। और आपको पता होगा इसके पहले जो भी शासक थे चालीसा के नियंत्रण में थे, और चालीसा यानी 40 सरदारों का जो ग्रुप था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। बाद बाकी जो शासक बने, चाहे वो बहराम शाह हो, मसूद शाह हो या नासिरुद्दीन महमूद हो, उनके हाथों की कि ये कठपुतली हुआ करते थे। और बलबन भी इसी 40 सरदारों में था, बलबन भी इसी 40 सरदारों में से एक था। तो बलबन जैसे ही शासक बना तो उसको समझ में आ गया कि हमको अगर शासक बन के अच्छे से रहना है तो सबसे पहले इस चालीसा को खत्म करना होगा। ये 40 सरदारों का जो ग्रुप है शासक पे हावी रहता है, इसको खत्म करेंगे। तो इसको एक चीज पता था, इसने पूरी तरह से इसको खत्म किया, इसकी शक्ति को शक्ति विहीन कर दिया। और जो कुछ ज्यादा इधर उधर करता उसको मरवा दिया जाता था, है ना, उसका कत्ल कर दिया जाता था। इस प्रकार के शासक थे जो बिल्कुल कठोरता के साथ शासन कर रहे थे। आज इसके बारे में A to Z जानेंगे और साथ ही हम लोग जितना भी प्रश्न यहाँ पे बन सकता है सारे फैक्ट को आपके सामने लाएंगे। और साथियों, आप सभी के लिए एक मैसेज है, अगर आप चाहते हैं कि हम जेपीएससी जेट की तैयारी करें, और अगर आपका पेपर इतिहास है, तो कोई दिक्कत नहीं, इतिहास के लिए क्लासेस एग्जाम पैटर्न नंबर पे चल रही है। और आप अगर चाहते हैं कि इस क्लासेस में आप भी एंट्री लें, अभी भी आप एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कौन कौन सा क्लास चल रहा है, इसके बाद आप कुछ समझे, फिर हम लोग क्लासेस पे फिर हम लोग वापस आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे देखना चाहेंगे कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पर चल रही है। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम पैटर्न नंबर 1। यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ पे नीचे जाइएगा, देखिए जेट पेपर 2 हिस्ट्री की बैच है, यहाँ पे जेट पेपर 1 का बैच है, जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी का बैच है। अभी भी एडमिशन ऑनगोइंग एडमिशन है। जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है उसका वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है और टिल एग्जाम तक अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहेगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो स्पेशल डाउट सेशन भी आपके लिए यहाँ पर कराया जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, आपका सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट कराया जाएगा। और हमारा टारगेट है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है हमारा, ठीक है। कैसे आपका रिजल्ट हो
उसका हम लोग तैयारी कराते हैं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट सिर्फ नहीं कराते हैं, रिजल्ट कैसे बनेगा उस पर हमारा फोकस है। लास्ट में मार्च के महीने में हम लोग प्रीवियस ईयर यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे, प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट सॉल्व चलेगा और 10 आपको पूरा प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बिल्कुल एग्जाम के पहले एग्जाम वाला माहौल। अगर आप भी चाहते हैं इन क्लासेस में एंट्री लेना तो आपके लिए बहुत ही आसान है। क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है। लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल में स्टोर सेक्शन पे जाना है, अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे आपको। जेट पेपर 2 या पेपर 1 जिसमें लेना है आप जा सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट है। 7541840154 पर कॉल कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो, तकनीकी समस्या हो ऐप में तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी साथियों। तो चलिए अभी हम लोग फिर से अभी क्लासेस पे आ जाएंगे, क्योंकि क्लासेस जरूरी है और वो इंफॉर्मेशन भी जरूरी था। आज हमको किसको देखना है, बलवन को। तो बलवन के बारे में आज हम लोग ए टू जेड जानेंगे, लाइन बाय लाइन जानेंगे, ताकि एक भी प्रश्न इस चैप्टर से आपका छूटना नहीं चाहिए। प्रयास यही रहता है कि बच्चे का एक भी प्रश्न यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए देखिए बलवन, सबसे पहले कार्यकाल देखिए 1265 से लेकर 1287, ये इसका कार्यकाल है। बलवन का मूल नाम बहाउद्दीन था, याद रखिएगा। बलवन का मूल नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या था, बहाउद्दीन। यह भी एक दास था जिसे कि मंगोलों ने ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया था। मंगोलों ने ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया था, और जो कि बलवन इलबारी तुर्क था। बलवन क्या था, इलबारी तुर्क था। बलवन तुर्कों में से कौन सा तुर्क था, इलबारी तुर्क था। गयासुद्दीन बलवन द्वितीय इलबारी बलबनी वंश का संस्थापक था। यानी बलवन क्या था, द्वितीय इलबारी वंश का संस्थापक था। और पहला कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला इलबारी वंश का शासक था, और दूसरा फिर बलवन बना इस वंश का शासक। और इसके वंश को, इसके प्रभाव के कारण बलबनी वंश भी कहा जाता है, लेकिन ये ज्यादा फेमस नहीं है, ज्यादा फेमस है इलबारी। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का था। बाद बाकी जितने भी शासक थे वो इलबारी वंश के थे। और इसको कहा जाता है, जिस प्रकार बीच में सत्ता शासकों के हाथ से निकल चुकी थी, सरदारों के हाथ में आ चुकी थी, और सरदार जो कि इलबारी तुर्क नहीं हुआ करते थे उनका वर्चस्व हो गया था दिल्ली सल्तनत में। लेकिन बलवन ने आने के बाद सत्ता की पुनः स्थापना की, और सम्राट का जो क्या पावर होता है, क्या महत्व होता है, ये इसने दिखलाया दुनिया को। और इसीलिए इसको द्वितीय इलबारी वंश का संस्थापक कहते हैं। इसने सुल्तान बनने से पहले ही 20 वर्ष तक वजीर के रूप में काम किया था। इसके दामाद थे नासिरुद्दीन महमूद, जो इसके पहले शासक थे, उसके यहाँ इसने 20 वर्षों तक शासन किया था। और उसी चालीसा के ये मेंबर थे, 40 सरदारों का मेंबर थे। जो 40 सरदार थे जो राजा पर नियंत्रण रखते थे, तुर्कान चहरगानी इसको बोलते थे, उसमें बलवन भी था, और उसका सबसे प्रभावशाली सरदार था। और यह रिश्ते में नासिरुद्दीन महमूद का ससुर भी था, इसलिए इसका ज्यादा प्रभाव था। और इतना पावर था कि जो सम्राट होते हैं, सुल्तान होते हैं, वो छत्र लगाते हैं माथे पे, उस छत्र को भी इसने इसके जीवन काल में लगा लिया। यानी नासिरुद्दीन महमूद का पावर बिल्कुल खत्म था, और सारा काम को कौन देखते थे, बलवन देखते थे। बलवन ने शासक बनने के पश्चात गियासुद्दीन की उपाधि दी। बलवन ने बाद में कौन सी उपाधि ली शासक बनने के बाद, गियासुद्दीन। तो पूरा नाम हो गया गियासुद्दीन बलवन। इसके बाद इसके दरबार में एक इतिहासकार थे बरनी। इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जिसका नाम क्या था, पूरा नाम है जियाउद्दीन बरनी। उसने इसके बारे में क्या कहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सुनिएगा। कहा है बलवन को जनता का पिता, जनता का नायक एवं खुफिया कातिल भी कहा है। बरनी ने बलवन के बारे में क्या क्या कहा है, ये जनता का पिता था। जनता इससे बेतहा प्यार करती थी, भले क्रूर था लेकिन जनता के लिए इसके दिलों पे ये राज करते थे। जनता इसे नायक मानती थी, अपना हीरो मानती थी। खुफिया कातिल भी इसे कहा है, क्यों, क्योंकि जो भी सरदार इसके विरोध में खड़े होते थे उसको चुपचाप तरीके से पार लगा दिया जाता था, उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो इसलिए इसको खुफिया कातिल भी कहा है। किसने कहा है, आपको बरनी ने कहा है। इसी प्रकार और एक लेख है, वो लेख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस लेख से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है।
एक है पालम बावली लेख। पालम बावली लेख, लेख का नाम है पालम बावली। इसको किसने लिखा है? योगेंद्र पंडित ने। इसमें बलवन को विष्णु का अवतार बताया गया है तथा यह लिखा है कि इतना शांति था इसके शासन काल में, इतना सुकून था, जिसे विष्णु भगवान को क्या बोलते हैं? दुनिया के पालनहार, दुनिया को चलाने वाले विष्णु भगवान है। तो कहा कि विष्णु भगवान पूरी तरह निश्चिंत होके अपने जहां उनको सोने का है क्षीर सागर में शांतिपूर्ण शयनरत है। क्यों? कि उनको पता है इतना अच्छा शासक है बलवन, वो शासन कर रहा है। यानी एक अति हो गया, प्रशंसा में कुछ अति ही कर गए। कौन कहे? योगेंद्र पंडित। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है कि किस इतिहासकार ने बलवन को विष्णु जी का अवतार कहा है? तो योगेंद्र पंडित ने। किस अभिलेख में कहा है? तो पालम बावली लेख में कहा है। बलवन का जो सिद्धांत था शासन करने का, लो और रक्त की नीति, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। इसका सिंपल सा फंडा था, एकदम किसी भी चीज का समस्या का समाधान है युद्ध, ताकत, हर चीज को ताकत और अपने दम पर उस चीज को कंट्रोल कर। किसी से बातचीत करना, बातचीत में यकीन नहीं करते थे, उसको नीचे कदमों में झुकाकर अपने अपने यहां शरणागत करके दूसरे शासक को ये बात करते थे। लो और रक्त की यानी कि डिप्लोमेसी नहीं था इसके समय में। कूटनीति, डिप्लोमेसी के नाम की कोई चीज नहीं, हर चीज को ताकत के बल पर ये करना चाहते थे। लो और रक्त की नीति पर आधारित था इसका राजत्व का सिद्धांत। तो किस शासक का राजत्व का सिद्धांत लो और रक्त नीति पर आधारित था? तो ये आपका था बलवन का। इसने प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को सर्वश्रेष्ठ समझा, अपनी शक्ति को स्थापित किया और कहा कि सब कुछ करेंगे लेकिन न्याय भी करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये इसका राजत्व का सिद्धांत था। राजत्व का सिद्धांत क्या था? लो और रक्त की नीति, किसी भी समस्या का समाधान है ताकत, है ना, युद्ध, प्रतिष्ठा, शासक की सत्ता की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसको डर था। इसके पहले इसके दामाद का इसने जो हर्ष किया था नासिरुद्दीन महमूद, उनका छत्र तक ये पहनते थे। उसके अन्य जो पहले शासक थे उन सभी का कोई पावर नहीं था, सारा पावर ये 40 सरदार यूज करते थे। इसलिए सोच लिया था जब हम बनेंगे हम दिखाएंगे कि सुल्तान का क्या पावर होता है, इन सरदारों को साइड कर देंगे। और इसीलिए इसने सत्ता की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, अपनी ताकत को बढ़ाया, लेकिन एक चीज का ख्याल रखा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, आम जनता के साथ न्याय होगा। ये खुद कहते थे कि शासक जो है ना, वो शासक क्या है? नियाबते खुदाई है। नियाबते खुदाई है शासक, यानी संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है। अपने आप को नियाबते खुदाई कहा। खुदाई मतलब ईश्वर। हम लोग ईश्वर के नायब हैं, अल्लाह के नायब हैं, ठीक है। पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है, सिंपल सा। यानी जो सुल्तान का पद पहले आपके जो सरदार थे ना, उसके कृपा पर निर्भर हुआ करता था। उस सुल्तान के पद को इसने इतना महान बना दिया, उस शासक के पद को इतना महान बना दिया, कहा कि अगर कोई पैगंबर है तो पैगंबर के बाद 2 नंबर पर धरती पे हम है। पैगंबर है ऊपर और 2 नंबर पर धरती पे कौन है? शासक है, बलवन है। बलवन कौन हुआ? शासक कौन हुआ? ईश्वर का प्रतिनिधि है, नियाबते खुदाई है। बलवन ने अपने पुत्र बुगरा खां को कहा, राजा में देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं करता। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, राजा के पद को जो कि जमीन में था उसे आसमान में लेकर चले गए। राजा अब साधारण चीज नहीं रहा। इतना ही नहीं, राजा में देवत्व का अंश होता है, सीधे कहें देवता का ही अंश है राजा। बर्नी ने अपने पुस्तक तारीख फिरोजशाही में बलवन के राजतत्व सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है। आपसे यह पूछा जाएगा कि आपका बलवन के काल में जियाउद्दीन बर्नी के किस पुस्तक में उसके राजत्व के सिद्धांत का वर्णन है? तो तारीख है फिरोजशाही, या तारीख फिरोजशाही पुस्तक किसकी रचना है? तो बलवन की रचना है। इस चीज को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए देखिए और क्या क्या किया। सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इसको पहले से टारगेट था कि 40 का दमन करेंगे। जो 40 सरदारों का ग्रुप था उसका दमन कर दिया, उसको क्रूर तरीके से उसको सबक सिखाया। जो ज्यादा समय बकबक करता था, एक सरदार था बदायूं, बदायूं का गवर्नर था जिसका नाम था बकबक, उसका नाम था बकबक। उसको जनता के सामने कोड़े से पिटवाया, मतलब बहुत पावर बढ़ गया तुम लोग का, कोड़ा से मारो, और पब्लिक के सामने मरवाया। इससे क्या हुआ? दूसरा सरदार डरने लगा।
इससे यह पता चला कि शासक बहुत मतलब बड़ा चीज है, सुल्तान बहुत बड़ा चीज है, इससे टकराएंगे तो मेरा भी हश्र यही होगा। इस प्रकार का पनिशमेंट उसको रूम के अंदर भी दिया जा सकता था, लेकिन चौराहे पर जनता के सामने दिया जाता था, ताकि सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ी रहे। अपनी प्रतिष्ठा, अपनी ताकत, अपना खौफ होनी चाहिए। सत्ता में ये खौफ के साथ शासन करते थे, लोग डरे, डर का माहौल पैदा करते थे। अवध के शासक जो हेवात का थे, उसको 500 कोड़े लगवाए, उसको 500 कोड़ा मारा। कोड़ा समझ रहे हैं, बिल्कुल चमड़े का होता है, लेदर का, बहुत चोट लगता है। एक कोड़ा लग जाएगा ना, आपका पूरा स्किन उखड़ जाएगा, चमड़ा उखड़ जाएगा पूरा शरीर का। तो वो 500 कोड़ा लगवाया। इसी प्रकार तुगरिल खां, जो कि बंगाल में उसने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी थी बलबन के खिलाफ, उससे पराजित हो गया था कौन? अवध का शासक अमीन खां। इसने अवध के शासक अमीन खां को, तुगरिल खां को हराने के लिए भेजा था, लेकिन यह पराजित हो गया, वापस आ गया, इसका गला काट दिया। अपना सेनापति अमीन खां, जो कि तुगरिल खां से पराजित हो गया, उसका गलती यही था कि वो पराजित होकर आ गया, उसका गला काट दिया और अयोध्या के फाटक में लटका दिया। यानी जो भी काम करना है, सुल्तान अगर आपको बोल दिया है तो डू और डाई करके आना है, वापस नहीं आना है। अगर आप हार के आते हैं, नहीं, आपको शहीद हो जाना है, लेकिन हार के भाग कर नहीं आना है। यानी सुल्तान का जो खौफ था ना, वो इसने दिखाया। सुल्तान बहुत बड़ा चीज है, इसको प्रमाणित करने के लिए इसने और भी चीजें अपनाई। फिरदौसी जो कवि है, उसकी रचना है शाहनामा। शाहनामा में आपके एक ईरान के अफरसियाब वंश का वर्णन है। फिरदौसी की रचना शाहनामा में अफरसियाब वंश, जो कि ईरान का था, उसका वर्णन है। और बहुत कह सकते उच्च स्तर का वंश माना जाता था, आइडियल वंश मानता था। तो इसने खुद को उसका वंशज माना, खुद को अफरसियाब का वंशज जोड़ दिया। अब उस कुल से है ना, कुल, किसी का कुल बहुत बड़ा होता है, प्रतिष्ठित होता है, तो कहा कि हम लोग अफरसियाब कुल से हैं, बलवन अफरसियाब के कुल से हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की। इस्लाम इनको छोटा लगने लगा, और बड़ा है ना, जो जिसका दुनिया में ज्यादा नाम है, उन चीजों को इसने शुरुआत की। और सिजदा, घुटने के बल पर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, सभी को सिजदा करना है। सुल्तान के सामने सभी सरदारों को, सभी अधिकारी को सिजदा करना है, यानी घुटने के बल बैठ जाना आपको, और ऐसे करना है ना, सिजदा करना है आपको। सुल्तान को हमेशा सिजदा करना है, पायबोस करना है, सुल्तान के पैर को आपको चूमना है। समझिए किस लेवल तक आपको नीचे रखा जाएगा। अगर सुल्तान कहीं खड़ा है तो आप सुल्तान के जो जमीन है, उस जमीन को आपको उस लेवल में चूमना है। यानी सुल्तान बहुत बड़ा चीज है, ये इसने बताया, ठीक है। और इसके पहले का सुल्तान को याद रखिए, वो सुल्तान सरदारों की कठपुतली हुआ करते थे, सरदार जो बोलते थे वही करते थे। आज वही सरदार सिजदा कर रहे हैं, पायबोस कर रहे हैं, उसके पांव को चूम रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ईरानी और फारसी त्योहार, जैसे नौरोज, ये तो ईरानी त्योहार था, इसी प्रकार उसने यहां मनवाए कुछ नए नए त्योहार जो कि ईरानी त्योहार थे। इसके अलावा अपने जो इसके पोते थे, अपने पोतों का नाम क्या क्या? केकुबार, के खुसरो, क्यूमर्स, ऐसे ऐसे नाम रखे, जो किससे प्रभावित था? जो कि ईरानी परंपरा से प्रभावित था। अपने आप को महान बनाने के लिए अपने पोते के नाम को भी ऐसा रखा जो अपने से बिल्कुल अलग। देखिए इधर क्या था, बलबन था, इधर के शासकों का नाम अलग था, नासुद्दीन महमूद था, और यहाँ के केकुबार आ गया, के खुसरो आ गया, क्यूमर्स आ गया, बिल्कुल विदेशी नाम है ना, विदेशी नाम, बिल्कुल विदेशी नाम इसने स्टार्ट किया। इसके साथ दरबार का माहौल सीरियस रखने के लिए, दरबार का माहौल बिल्कुल सीरियस, और जब भी दरबार में आता था एकदम बिल्कुल एक्टर की तरह बिल्कुल बलबन खामोश रहता था, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में, कभी भी हंसी मजाक किसी से नहीं करता था, ना ही किसी को करने देता था हंसी मजाक, बिल्कुल खामोश दरबार में। इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले शराब बंद कर दिया, और शराब नहीं चलेगा, डांस नहीं चलेगा, गाना नहीं चलेगा, नृत्य संगीत सब बंद करवा दिया, और दरबारियों को विशेष वस्त्र ड्रेस कोड पहनना अनिवार्य कर दिया। कहा कि इसी ड्रेस में आना है,
यानी फुल्ली डिसिप्लिन, पूरी तरह इसने यहाँ पर डिसिप्लिन ला दिया। और एक प्रकार से कह सकते हैं बलबन ने लोगों के बीच, दरबार में अधिकारियों के बीच एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया। जो 40 सरदारों का ग्रुप था उसका तो हालत ही खराब हो गया, उसको नष्ट नष्ट कर दिया। बलबन पहला भारतीय मुस्लिम शासक था जिसने स्वयं को जिले इलाही, ईश्वर की छाया कहा, ईश्वर की छाया कहा, तो जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की? तो बलबन ने। और सिक्कों पर भी अंकित कराया, उसने सिक्कों पर भी कहा जिले इलाही। तो जिले इलाही का मतलब क्या होगा? ईश्वर की छाया, धरती पर ईश्वर की छाया है सुल्तान। बलबन साधारण व्यक्तियों से नहीं मिलता था, उसने कहा हम तो उच्च वंश के हैं, हम साधारण व्यक्ति से नहीं मिल सकते हैं। छोटे लोगों को बहुत तुच्छ समझता था। और इनके शब्दों में अगर हम देखेंगे तो बलबन के, जब ये सोचता था, बलबन के बारे में बर्नी कहते हैं कि बलबन ऐसा सोचता था, बोलता था, मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं, यानी तुच्छ मतलब क्या? निम्न कुल का, तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। यानी जब वो कोई छोटा व्यक्ति देखता हूं, छोटी जाति का व्यक्ति देखता हूं, निचले जाति का व्यक्ति देखता हूं, तो मेरा क्या होता है? शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, यानी इसको देख कर उसको गुस्सा आने लगता है। इस प्रकार का इनका सेंटीमेंट बन गया था। बलबन के समय वजीर का महत्व घट गया, नाइब का पद समाप्त हो गया। जो नाइब का पद बनाया था आपके बहराम शाह ने, उसको इसने खत्म कर दिया, क्योंकि ताकत का ये बंटवारा नहीं चाहते थे, अधिकारों का बंटवारा नहीं चाहते थे, सारा अधिकार को खुद में समेट लिया। वजीर का महत्व घट गया, वजीर का कोई वैल्यू नहीं रहा। जबकि ये जब वजीर थे नासरुद्दीन महमूद के समय में, तो शासक का कोई पावर नहीं था, सारा पावर वजीर में था। इसको पता था वजीर बनाएंगे तो वो फिर मेरे अधिकारों का हनन करेगा, इसलिए वजीर का अधिकार को बिल्कुल खत्म कर दिया और नायब का पद ही खत्म कर दिया। इनका एक वजीर था ख्वाजा हसन बसरी, किंतु वह अधिक प्रभावी न बन सका, क्योंकि बलबन के काल में वजीर की शक्तियों को खत्म कर दिया गया था। इसके काल में वजीर कौन था? याद रखिएगा, ख्वाजा हसन बसरी। बलबन ने उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति में उच्च वंशावली को महत्व दिया और उलेमा को उलमाए अखीरत तथा उलमाए दुनिया में वर्गीकृत किया, उलमाए अखीरत की प्रशंसा की। अब बलबन ने प्रशासन में भी उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जो कि उच्च कुल के थे, बड़े कुल के थे, प्रतिष्ठित कुल के थे, निम्न कुल वाले का नियुक्ति ही नहीं किया। इसके साथ इसने उलेमा को भी दो वर्गों में बांट दिया। उलेमा जो कि धार्मिक प्रधान होते थे इस्लाम का, एक को कहा उलमाए अखीरत, दूसरे को कहा उलमाए दुनिया। और ये उलमाए अखीरत की प्रशंसा करते थे, यानी उनको ये ज्यादा लाइक करते थे, और उलमाए दुनिया को पसंद नहीं करते थे उस ग्रुप को। एक दिल्ली का कोतवाल है फखरुद्दीन, इससे बलबन सलाह लेता था। एक व्यक्ति था, हर व्यक्ति देखिए कितना भी ताकतवर हो, क्रूर हो, लेकिन कोई किसी न किसी से वो थोड़ा क्लोज रहता है। तो फखरुद्दीन जो दिल्ली के कोतवाल थे, उनसे भी किसी काम में कभी कभी सलाह लिया करते थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने वसीयत घोषित किया। इसने वसीयत अपना बनाया कि मेरे मरने के बाद वसीयत कैसे होगा, किसको जाएगा, और ये पहला सुल्तान है। उसके वसीयत को बर्नी ने संकलित किया है। तो बलबन के जो वसीयत है, वसीयत का जो बंटवारा है, उसको सम्मिलित किसने किया है? बर्नी ने किया है। बलबन ने सैनिक सेवाओं के बदले जो जमीन दी गई थी, जो जागीर दी गई थी, उसकी जांच कराई। जो जागीर दी गई थी उसकी बलबन ने क्या की? जांच कराई और कहा कि देखते हैं सही व्यक्ति को सही जागीर मिला है कि नहीं, इक्ता मिला है कि नहीं। बलबन के समय में क्या होता, जो शासक जो सैनिक होते थे उसको कुछ जमीन दे दिया था इक्ता के रूप में, लेकिन मान लीजिए वो बूढ़ा हो गया, अब वो अच्छा सैनिक के रूप में कार्य नहीं कर रहा, तो भी वो जमीन उसी के पास रहता था। तो बलबन ने क्या किया? उन सैनिकों को हटा दिया, उसकी इक्ता को भी ले लिया और उसको सीधे पेंशन दे दिया। बोला बूढ़ा हो गए हो, सैनिक के रूप में काम तो कर नहीं पाओगे, तो जमीन वापस कर दी, यानी इक्ता का यहाँ पर पुनर्ग्रहण किया। बलबन ने यह भी आदेश दिया, अगर आपको इक्ता मिला है, अगर वहां आपका जो राजस्व मिल रहा है वो सैलरी से ज्यादा है, आपका मान लीजिए कि 10,000 वेतन है, लेकिन वहां से जो आपका राजस्व मिल रहा है इक्ता से, वो 11,000 राजस्व आप उठा रहे हैं, जो 1,000 एक्स्ट्रा है ना, उसको कोषागार में भेजी जाए। जो वहां केंद्र का कोषागार है, ट्रेजरी है, वहां पे उसको जमा करना पड़ेगा, केंद्र के खजाने जमा करना पड़ेगा। सामंतों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए गुप्तचर विभाग बनाया।
ठीक है, दीवाने बरीद, यहां बकरीद हो गया है तो दीवाने बरीद याद रखिएगा। क्या बनाया? दीवाने बरीद, दीवान ए बरीद बनाया। किस पर कंट्रोल के लिए? गुप्तचर विभाग बनाया जिसको दीवान ए बरीद कहा जाता था। बलबन ने दीवाने अर्ज की भी स्थापना की, एक विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने अर्ज, यह था सैन्य विभाग। तो देखिए कौन कौन सा विभाग बलबन ने बनाया। एक गुप्तचर के लिए बनाया दीवाने बरीद, और सैनिकों के लिए बनाया दीवाने अर्ज, और इसके साथ ही अपने सेनापति की भी नियुक्ति की, इमादुल मुल्क। एक दूसरा नाम था अहमद अयाज को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहुत सारे किले बनवाए, फोर्ट भी बनवाए, ताकि मंगोलों के आक्रमण से बचा जा सके। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा पर किलों की श्रृंखला बनाई। बलबन का बड़ा पुत्र मोहम्मद खान था, बलबन का जो बड़ा पुत्र था वो था मोहम्मद खान। मोहम्मद खान जो कि तैमूर खान के नेतृत्व में जब मंगोल आक्रमण हुआ उसमें वो मारे गए। बलबन का एक पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद खान। 1286 ईस्वी में तैमूर खान के नेतृत्व में जो मंगोल आक्रमण हुआ था उसमें युद्ध करते हुए वो शहीद हो गए। लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद की जब मृत्यु हो गई तो वो जब दरबार में बलबन आए तो बिल्कुल वही मुद्रा, वही एटीट्यूड, वही शान शौकत, वही जोश, न हंसी न मजाक, वैसे सीरियस, किसी से नहीं लगा कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई सैनिक मर जाता है, इसका पुत्र मरा तो भी इसका एटीट्यूड ऐसे है, लेकिन ऐसा नहीं था। पिता पिता होता है। जब वो कमरे में गया तो कहते हैं कि वहां खूब रोया, टूट गया और एकांत में फुट फुट कर रोता था, लेकिन दरबार में हमेशा वह गंभीर ही रहता था। यानी दुनिया ने कभी भी उस बलबन को नहीं देखा जो अपने कमरे में बंद करके रोते थे, उसने हमेशा सीरियस बलबन को देखा। इसके काल में आपको पता है बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने विद्रोह किया। तुगरिल से सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि भी ले ली थी, खुतबा भी पढ़वा दिया था। बाद में बलबन ने विद्रोहियों को क्रूर तरीके से दमन किया, क्रूर तरीके से बलबन ने फिर इस विद्रोह को भी दबाया। यानी सैनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से हर जगह बलबन यहां पर अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे। अब बलबन अपने पुत्र बुगरा खान, बलबन का एक पुत्र था, क्या नाम था? बुगरा खान। बुगरा खान के साथ बंगाल में तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने गया और अंत में मुकद्दिर, इसके ही सेना का अंग था मुकद्दिर, उसने क्या कहा, यहां पर तुगरिल को पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। तो बलबन ने बंगाल के तुगरिल खान के विद्रोह को दबाया। अपने पुत्र बुगरा खान के साथ ये गए थे, लेकिन तुगरिल की हत्या किसने करी? मुकद्दिर, जो इसकी सेना के एक अंग थे, उसने मुकद्दिर ने तुगरिल खान की हत्या कर दी। इस प्रकार बंगाल पर फिर से आपका बलबन का कब्जा हो गया। इसी समय बुगरा खान को कहा था, बलबन ने बुगरा खान को क्या टिप्स दिया, कहा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, आपको निरंकुश बनना होगा। अगर सुल्तान बनना है, शासन करना है, तो आपको निरंकुश बनना होगा, किसी का नहीं सुनना होगा, आप पर किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए। बंगाल का विद्रोह बलबन के काल का एकमात्र विद्रोह था जिसे कि बलबन ने बड़ी ही सफलता से, क्रूर तरीके से इस विद्रोह को दबा दिया। इसके दरबार में कुछ कवि रहते थे, राइटर, उसका नाम याद रखिए। इसके दरबार में अमीर खुसरो, जो कि बाद में देखिएगा आपके दिल्ली सल्तनत के अन्य शासकों के कार्यकाल में भी रहे थे, काफी लंबा समय रहा है। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, इसने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया था, जो इसके पुत्र थे। शाहजादा मोहम्मद जो कि मारे गए मंगोलों के खिलाफ युद्ध में, पुत्र थे बलबन के। उसके शासनकाल में, उसके समय ही अमीर खुसरो और अमीर हसन ने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की और बाद में काफी पॉपुलर हो जाते हैं। अमीर हसन देहलवी उच्च कोटि का गजल लेखक था, इसलिए इसे भारत का सादी कहा जाता था। तो भारत का सादी किसे बोलते थे? अमीर हसन देहलवी को। अमीर हसन भी अमीर खुसरो की बातें, दोनों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के दोनों ही शिष्य हुआ करते थे। बलबन के बारे में कुछ राइटर टिप्पणी करते हैं, उन टिप्पणी को याद रखिए। पूछा जाएगा ये किसने कहा है, ये कथन किसका है, ये पूछा जाएगा।
अब देखिए के ए निजामी, निजामी जो है बलवन के बारे में क्या कहते हैं, सेंटेंस क्या रखिएगा। निजामी कहते हैं बलवन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक सितारों की भांति मंत्र मुग्ध करता रहता था। जी हाँ, बलवन की जो भाव भंगिमा थी, जो उनका एटीट्यूड था दरबार में, आपका एक एक्टर के रूप में बिल्कुल अंदर से आदमी कुछ भी सोचे, लेकिन दूसरे के सामने बिल्कुल अपने आप को ऐसे रखता दरबार में, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में, सीरियस मुद्रा में। इसी प्रकार इतिहासकार बर्नी लिखता है कि बलवन की मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले, सुल्तान के शव को कब्रिस्तान ले जाते हुए अपने सिरों पर धूल फेंकी और 40 दिन तक बिना बिस्तर के जमीन पर सोए। यानी जनता के प्रिय शासक। बर्नी इतना लिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो उसमें जरूर सच्चाई होगी। कहा जाता है जब बलवन की मृत्यु हुई तो जो मलिक थे, तो जनता थी, उसने वस्त्र फाड़ डाले, अपने वस्त्र फाड़ डाले और सब्र को कब्रिस्तान तक ले जाते हुए सिर पर धूल फेंका। न परेशान है, 40 दिन तक बिना बिस्तर के जमीन पर सोए। बलवन की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पुत्र केकुबाद, बुगरा खां का पुत्र, उत्तराधिकारी हुआ। बलवन की मृत्यु के बाद कौन बना? केकुबाद। और केकुबाद किसका पुत्र था? बुगरा खां का। तो बलवन के बाद केकुबाद बना, ये बलवन का पोता था। ठीक है। यद्यपि बलवन ने के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था। बलवन किसको चाहता था? के खुसरो को, लेकिन बना कौन? केकुबाद। और केकुबाद बुगरा खां का पुत्र था। तो बलवन के बाद अगला शासक कौन बना? केकुबाद। कौन था केकुबाद? बलवन का पोता। किसका बेटा? तो बुगरा खां का। लेकिन बलवन किसको चाहता था बनाना? के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना था। बाद में क्या हुआ? केकुबाद को तो बना दिया, लेकिन केकुबाद को लकवा मार दिया, है ना, पैरालिसिस मार दिया। तब उसका एक नाबालिग पुत्र था, शिशु पुत्र, छोटा सा, और उसको शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से सरदारों ने गद्दी पे बैठा दिया। और फिर सरदारों का यहाँ टाइम आ गया। मजबूत शासक की मृत्यु हो गई, छोटे छोटे शासक बने, बच्चा को बैठा दिया गद्दी पे और सारा पावर लोग खुद यूज करने लगे। और इस प्रकार केकुबाद का पुत्र क्यूमर्स शासक बना, क्यूमर्स बना। और बाद में इसी के दरबार के ही जो इनका आरिजी ममालिक था, यानी मुख्य सेनापति था, जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुबाद और क्यूमर्स दोनों बाप बेटे का हत्या कर दिया और एक प्रकार से गुलाम वंश को समाप्त कर दिया। और ये था खिलजी वंश की, और खिलजी क्रांति की नींव पड़ी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग खिजली क्रांति और खिजली वंश जिसको कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना है, और ये सफिशियंट रहता है हमारा नोट्स। आप अच्छे से इसको देखें, कवर करें, अपना सेल्फ स्टडी नोट्स बनाएं, बिल्कुल जेट निकलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैंने पहले कह दिया कि एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है, आप चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी एडमिशन चल रही है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो प्रीवियस क्लासेस छूट गई है उसकी भी भरपाई यहाँ पर करा दी जाएगी। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।